हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 25 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने काइनेटिकली इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, ये अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनर्टनेस का ऑर्डर पूछा जा सकता है, लेबाइलिटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो आई होप अब आपको वो अच्छे से निकालना आता हो। आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे विच इज़ वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस। वाटर एक्सचेंज रिएक्शन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे, काइनेटिकली लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे, ये हमने क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग देखा था। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम बोलेंगे कि काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर पॉजिटिव आएगी तो काइनेटिकली लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस है। जितनी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही लेबाइलिटी भी ज़्यादा होगी, जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ही इनर्टनेस ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में मैंने आपको क्या बताया था कि D3 एंड D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पे मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन D3 हो, D8 हो, ये काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। क्यों काइनेटिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलती है क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि D4 एंड D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस हाईली लेबाइल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईली पॉजिटिव वैल्यू मिलती है क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की। अब आपको ये भी थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए कि इसकी हाईली पॉजिटिव वैल्यू क्यों होती है। ऐसा क्या हो रहा है कि D4 एंड D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस की हाईली पॉजिटिव क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखें, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पे T2G एंड EG ऑर्बिटल्स आएंगे। अब हम D4 एंड D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे 1 2 3 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो ये 4 आ गया। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे हाई स्पिन एंड लो स्पिन तो देखा नहीं जाएगा, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं। दोनों के केस में ही EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फील्ड हैं। दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी। इन दोनों के केस में स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे बॉन्ड्स की इलोंगेशन होगी, बॉन्ड्स इलोंगेट होंगे, मेटल एंड लिगेंड्स की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी मतलब वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ आ गई। दैट मीन्स अब इजी टू डिसोशिएशन, बॉन्ड्स इजीली डिसोशिएट हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। मतलब काइनेटिकली लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस आ गए जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D4 हो या फिर D9 हो। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि D4 एंड D9 में से कौन ज़्यादा लेबाइल होगा। लेबाइलिटी का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो ये आप कैसे देखोगे? ये हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। यहाँ पे देखो EG ऑर्बिटल्स में D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में EG ऑर्बिटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में EG ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगी। इसके केस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे बॉन्ड्स की डिसोशिएशन भी ईजी होगी। दैट मीन्स ये क्या होगा, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस मोर लेबाइल होंगे। ठीक है, तो लेबाइलिटी का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। और हमने देखा था कि अदर देन ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस भी लेबाइलिटी का ऑर्डर पूछा जाता है।
तो ऐसे केसेस में एल्कली मेटल्स आएंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आएंगे और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ मेटल्स आएंगे। तो इनके केस में क्रिस्टोफिल स्प्लिटिंग एनर्जी तो ज़ीरो होती है, तो वहाँ पे सिर्फ हम बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेबाइलिटी का ऑर्डर कम होगा। ठीक है। और जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे अदर देन ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस, मोस्टली वो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं। अब हम अपने आज के टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, विच इज़ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन। वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस देखो, कुछ इस टाइप की रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। ये आइसोटॉपिक लेबल्ड ऑक्सीजन है। अब यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये जो लेबल्ड वाला वाटर मॉलिक्यूल है ये अंदर चला जाएगा। ऐसी रिएक्शंस को ही हम वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस बोलते हैं। वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस भी डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू ही जाती है। यहाँ पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही हो रही हैं, तो ये भी कौन से मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी? मोस्टली डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू ही रिएक्शन होगी। मतलब यहाँ पे मेटल और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके बॉन्ड ब्रेकिंग, इसकी ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है यही आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जितनी जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। और यहाँ पे ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन होगा, ये डिपेंड करेगा चार्ज डेंसिटी के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज डेंसिटी के ऊपर। और इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। जितना ज़्यादा मेटल आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, मतलब उतना ही रेट कम होगा। और जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, उतना ही रेट ज़्यादा होगा। ठीक है। तो वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का रेट कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक तो सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज के ऊपर, या फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बोल सकते हो। तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल आयन आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना छोटा साइज होगा, स्मॉलर साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और जितना ज़्यादा हायर चार्ज होगा, हायर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगी कॉम्प्लेक्स में। मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस के केस में रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है, या फिर मोर स्पेसिफिकली हम बोले तो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे हम कौन सा कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली इनर्ट होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट मेटल आयंस की कॉम्प्लेक्सेस के लिए रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन देखा गया, एक्सपेरिमेंटली डाटा कलेक्ट किया गया। अब कहाँ पे रेट ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पे रेट कम आ रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली डाटा से पता तो लग गया, बट इसको याद कैसे रखा जाए, ये याद करना तो डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसको ईजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए मेटल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब ये 4 कैटेगरीज किसके बेस पे हैं? रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ के बेस पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ठीक है। वाटर एक्सचेंज रिएक्शन के रेट के अकॉर्डिंग मेटल्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्लास में रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10⁸ सेकेंड इन्वर्स आ रही है, मतलब यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पे फास्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे यूनिट सेकेंड इन्वर्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वाटर एक्सचेंज रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है? डिसोशिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है मोस्टली। SN1 टाइप मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है। और यहाँ पे रेट डिपेंड करता है सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। केमिकल काइनेटिक्स आपको थोड़ी बहुत आती ही होगी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया भी हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या आते हैं? सेकेंड इन्वर्स यूनिट आते हैं।
अब हम देख लेते हैं क्लास 1 में कौन कौन से मेटल आयंस आएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे फास्ट आ रही है, फास्ट आ रही है मतलब मेटल एंड वाटर लिगेंड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस होनी चाहिए। और लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे होगी, जहाँ पे साइज ज़्यादा होगा मेटल आयन का और चार्ज कम होगा। मतलब यहाँ पे ऐसे मेटल आयंस लिखने हैं जिनका साइज ज़्यादा होगा और जहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज लेस होगा। अब पीरियोडिक टेबल में आप देखो कहाँ पे चार्ज लेस मिलता है मेटल्स में और साइज ज़्यादा होगा। अगर आप एल्कली मेटल्स की बात करो, यहाँ पे एल्कली मेटल्स की बात करें तो +1 चार्ज आएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें चार्ज +2 आएगा। तो ये सारे मेटल्स क्लास 1 में आ सकते हैं। और साथ में यहाँ पे Cr2 पॉजिटिव ट्रांजिशन मेटल आयन की बात करें, Cr2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव आयन भी इसी क्लास में आएंगे। ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 होगी एंड D9 होगी। D4 एंड D9 स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिल रही है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन इनके केस में भी फास्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्लास 1 में कौन कौन से मेटल आयन आ सकते हैं, ऑल एल्कली मेटल्स, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हम Be2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव नहीं लेते। यहाँ पे क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ पे साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे आप साथ में रीज़न भी लिखते जाओ। अगर रीज़न लिखोगे ना तब आपको याद में रहेगा। यहाँ पे आपको क्रैमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ रीज़न के साथ बताऊँगी। यहाँ पे साइज़ क्या है, स्मॉल है, इसीलिए रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पे कम हो जाएगा, 10⁸ से कम हो जाएगा। Cr2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव क्यों लिए ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस में, क्योंकि यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेटल एंड वाटर की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। और ग्रुप 12 के मेटल्स भी हम यहाँ पे लेंगे। कौन कौन से लेंगे, यहाँ पे हम Hg2 पॉजिटिव लेंगे एंड Cd2 पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो कि जिंक 2 पॉजिटिव नहीं लेते। इनको क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें वो तो ज़ीरो आएगी, तो हमें साइज़ वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अब इनका साइज़ तो लार्ज है, साइज़ लार्ज है तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसीलिए अब हम इन दोनों मेटल आयंस को लेंगे। जिंक का साइज़ कंपैरेटिवली उतना लार्ज नहीं है, इसीलिए इसको हम नहीं लेते हैं। तो क्लास 1 में कौन कौन से मेटल आयंस आ गए ये आपको पता लग गया। अब हम क्लास 2 के मेटल की बात करेंगे। क्लास 2 मेटल आयन के केस में यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू आती है 10⁴ से लेके 10⁸ तक। 10⁴ मतलब अब रेट की वैल्यू कम हो रही है, रेट की वैल्यू कम हो रही है। तो हाँ, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे मेटल और वाटर की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्लास 1 से कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो ऐसा कब होगा, जब साइज स्मॉल होगा। सेंट्रल मेटल आयन का साइज क्या चाहिए, स्मॉल चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी लेस चाहिए और ऐसे मेटल आयंस लेने हैं जहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू भी आती हो। तो कौन से मेटल आयंस इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे वो देख लेते हैं हम। ट्रांजिशन मेटल आयंस की यहाँ पे हम बात करेंगे, ट्रांजिशन मेटल आयंस की यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट लेस होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयंस की, और साइज भी स्मॉल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम कौन से मेटल आयंस की बात करेंगे, 3D सीरीज वाले मेटल आयंस की बात करेंगे। ठीक है, अब कौन से 3D सीरीज वाले डाई पॉजिटिव मेटल आयंस यहाँ पे नहीं आएंगे, जो क्लास 1 में आ चुके हैं, एक तो वो दो लिख लो आप। Cr2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लास 1 में आ चुके हैं। और यहाँ पे ये जो क्लास 1 में नहीं था Mg2 पॉजिटिव, ये आ जाएगा।
यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव आ जाएगा, और साथ में एक V2 पॉजिटिव भी यहाँ पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 3D3 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगी। D3 आपने क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे ऑलरेडी देखी ही हुई है। इसके केस में क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी -2.00 आती है, मतलब ये इनर्ट कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन 10⁻4 सेकेंड इनवर्स से कम होगा। ठीक है, तो कौन कौन से अब मेटल आयंस क्लास 2 में आ गए? ऑल डाइवेलेंट 3D सीरीज एक्सेप्ट ये वाले क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पहले दो वाले तो हमने क्लास 1 में ले लिए हैं, और V2 पॉजिटिव, इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे साथ साथ में हम लेंथेनाइड्स भी लेंगे ट्राइवेलेंट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती है, बट यहाँ पे देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निग्लेजिबल होगी। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निग्लेजिबल होगी, बट साइज क्या होता है? साइज लार्ज होने की वजह से वाटर एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पे फास्ट होंगी। वाटर एक्सचेंज रिएक्शन फास्ट होंगी। ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे Mg2 पॉजिटिव एंड टाइटेनियम 3 पॉजिटिव वाला आयन, और यहाँ पे हम स्कैंडियम 2 पॉजिटिव आयन और टाइटेनियम 2 पॉजिटिव आयन की बात नहीं करेंगे। इनको नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये दोनों लेस स्टेबल होते हैं वाटर में, लेस स्टेबल इन वाटर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये वाटर में Sc स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एंड टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इन दोनों आयंस की हम बात नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्लास 3 मेटल आयंस की बात करेंगे। यहाँ पे रेट 10⁻4 से कम चला जाएगा, 1 रेट कांस्टेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया है? कंपैरेटिवली और स्लो हो गया है। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे स्लो हो गई है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली और इंक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वो कब इंक्रीज होगी? जब मेटल के ऊपर चार्ज, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी क्लास में कौन से मेटल आयंस आएंगे? 3D सीरीज के ट्राइवेलेंट मेटल आयंस आएंगे मोस्टली, और यहाँ पे हम CO3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्सेस की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि CO3 पॉजिटिव वाटर के साथ बनाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लो स्पिन मतलब हाईली नेगेटिव क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, हाईली इनर्ट। तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो इससे भी कम आएगी। और Cr3 पॉजिटिव लाइकवाइज हम यहाँ पे देख सकते हैं D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये भी इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू और भी कम जाएगी। इसीलिए क्लास 3 में हम इन दोनों मेटल आयंस को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों नहीं लेने हैं हमें, एक्सेप्ट Cr3 पॉजिटिव एंड CO3 पॉजिटिव। और यहाँ पे जो V2 पॉजिटिव हमने क्लास 2 में छोड़ दिया था, हमने क्या किया था? ये V2 पॉजिटिव क्लास 2 में छोड़ दिया था, उसको हम क्लास 3 में ले लेंगे यहाँ पे। और Be2 पॉजिटिव जो क्लास 1 में हमने छोड़ दिया था, और साथ में एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड गैलियम 3 पॉजिटिव वाले कॉम्प्लेक्सेस भी, वाटर के कॉम्प्लेक्सेस की ही हम बात कर रहे हैं, ये भी आएंगे इस क्लास में। अब आप ये भी सोच सकते हो कि V2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आ रही है, तो इसको क्यों लिया और इसको क्यों नहीं लिया? अब अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, बट यहाँ पे मोर पॉजिटिव चार्ज है। मोर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये मोर इनर्ट होगा, इसीलिए यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू लेस आएगी। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? लेस होगी, बट इसके केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी और वो इसके बीच में आएगी। इसीलिए हमने
V2 पॉजिटिव यहाँ पे कंसीडर किया है क्लास 3 में। अब हम क्लास 4 की बात करते हैं। अब कौन से मेटल आयंस बचे क्लास 4 में? ऑब्वियस ही बात है, एक तो 4D सीरीज़ वाले बचे, 5D सीरीज़ वाले बचे, क्योंकि वो तो जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं, तो वहाँ पे तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा ही होगी। दैट मीन्स वहाँ पे इनर्टनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्लास 4 में 4D सीरीज एंड 5D सीरीज के मेटल आयंस आ जाएंगे, ये वाले मेटल आयंस आ जाएंगे। साथ में हम ये दोनों मेटल आयंस भी ले लेंगे जो क्लास 3 में हमने छोड़ दिए थे। नेक्स्ट अब हमने जो भी पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। मेटल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले हम। क्लास 1 के लिए सबसे ज़्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू आती है, मतलब रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। ये वैल्यू 10⁸ से लेके 8 भी आ सकती है, इससे ज़्यादा भी आ सकती है, ठीक है। क्लास 2 के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10⁴ से लेके 10⁸ तक होगी। क्लास 3 के लिए 1 से लेके 10⁴ तक होगी। सेकेंड इनवर्स में इसके यूनिट आएंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिख रहे हैं। क्लास 4 के केस में अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन सबसे स्लो होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से मेटल आयंस आते हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एल्कली मेटल्स। साइज इनका बड़ा होता है, चार्ज यहाँ पे स्मॉल होगा, तो मेटल और वाटर लीगेंड के बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। एल्कली मेटल्स आएंगे और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आएंगे, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आएंगे। अब यहाँ पे जो नहीं आते हैं उनको भी साथ में लिख लो। Be2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव नहीं आते क्योंकि इनका साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल आयंस की बात करें तो Cr2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं इन दोनों को? क्योंकि ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है, बॉन्ड्स की इलोंगेशन होंगे, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएंगे, इसीलिए रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन भी यहाँ पे फास्ट होगा, ठीक है। इनको नहीं लेंगे हम, मैं इसी पेन से लिखती हूँ, इनको नहीं लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैडमियम 2 पॉजिटिव को भी लेते हैं एंड Hg2 पॉजिटिव को भी लेते हैं। अब आप सोचोगे कि 5D एंड 4D सीरीज़ वाले मेटल आयंस तो हम यहाँ पे लेते नहीं हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पे साइज़ का फैक्टर ही अप्लाई होगा। साइज़ इनका ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वाटर जो लीगेंड है और मेटल इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं होगी, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पे फास्ट होगा। और यहाँ पे हम कौन सा नहीं लेंगे? जिंक 2 पॉजिटिव नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इसका साइज कंपैरेटिवली अब छोटा है, इन दोनों के कंपैरिजन में छोटा है। यहाँ पे भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू तो 0 ही है। अब हम क्लास 2 के मेटल आयंस की बात करते हैं। यहाँ पे हम 3D सीरीज़ के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयंस लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से नहीं लेंगे हम? यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव एंड Cr2 पॉजिटिव नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुके हैं। साथ में V2 पॉजिटिव भी नहीं लेंगे क्योंकि ये भी मैंने आपको बता दिया है क्यों नहीं लेंगे हम इसको। उसके बाद यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव लेंगे जो क्लास 1 में हमने छोड़ दिया है, और साथ में यहाँ पे लेंथेनाइट ट्राइवेलेंट आयंस भी लेंगे। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है, इसलिए वाटर और मेटल की बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली वीक हो जाएगी और रेट यहाँ पे इसके बीच में ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्लास 3 मेटल आयंस की बात करेंगे। यहाँ पे 3D सीरीज़ के मेटल आयंस की ही बात करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम Cr3 पॉजिटिव, इसको मैं सेम पेन से ही लिखती हूँ। यहाँ पे हम Cr3 पॉजिटिव एंड CO3 पॉजिटिव की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, D6, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा,
तो यहाँ पे इनर्टनेस ज़्यादा हो जाएगी, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इससे भी कम आएगी। ठीक है, अब और कौन कौन से मेटल आयंस यहाँ पे लेंगे हम, एक तो V2 पॉजिटिव ले लेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे छोड़ दिया है हमने, और यहाँ पे हम लेंगे Al3 पॉजिटिव, गैलियम 3 पॉजिटिव, ये वाले मेटल आयंस भी। ठीक है, उसके बाद हम क्लास 4 जहाँ पे रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन बहुत ही स्लो है, इसमें जो हाईली इनर्ट वाले कॉम्प्लेक्सेस आएंगे 4D 5D सीरीज के मेटल आयंस आएंगे यहाँ पे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ सकते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ सकते हैं। और यहाँ पे हम साथ में ले लेंगे Cr3 पॉजिटिव को, जो यहाँ पे छोड़ दिया है, और CO3 पॉजिटिव को भी। तो ये हमने समराइज कर लिया जो अब तक पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, किसी बुक में दिया हुआ है, रेफरेंस बुक में चार्ट, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। इस चार्ट को अच्छे से देखना। ठीक है, यहाँ पे आप कंपैरिजन किस किस के बीच में कर सकते हो। देखो क्लास 1 में कौन कौन से मेटल आयंस आ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेटल आयंस जो आएंगे वो क्लास 1 में आएंगे, Cr2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Ba2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव, ये आएंगे सारे। ठीक है, उसके बाद क्लास 2 में यहाँ से लेके अब यहाँ तक जो आएंगे सारे मेटल आयंस क्लास 2 तक आएंगे। उसके बाद अब क्लास 3 में यहाँ से लेके यहाँ तक मेटल आयंस आएंगे, और इसके बाद जितने भी मेटल आयंस हैं वो क्लास 4 में आएंगे। अब ये चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपकी रेफरेंस बुक में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन यहाँ से बनने की चांसेस है। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथेनाइड +3 इसका वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है, और Mg2 पॉजिटिव इसका वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है, अब हमें वाटर एक्सचेंज रिएक्शंस करानी है, कहाँ पे वाटर एक्सचेंज रिएक्शन फास्ट होगी, तो ये आपको कैसे पता चलेगा। मतलब यहाँ पे ये दोनों तो क्लास 2 के ही मेटल्स हैं, क्लास 2 के मेटल हैं, तो यहाँ पे रेट कहाँ पे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे लेंथेनाइड देखो, यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10⁸ के आसपास ही आ रही है, और Mg2 पॉजिटिव अगर देखें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10⁶ से कम आ रही है। मतलब रेट कहाँ पे ज़्यादा है, लेंथेनाइड के केस में वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, लाइकवाइज अगर हम कंपेयर करें V2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव, तो इन दोनों के केस में देखो ये दोनों क्लास 3 के मेटल्स हैं, ये दोनों ही क्लास 3 के मेटल्स हैं। अब यहाँ पे किसका रेट ज़्यादा होगा, अब देखो यहाँ पे रेट कांस्टेंट Al3 पॉजिटिव के केस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू 1 के आसपास आएगी, जबकि V2 पॉजिटिव के केस में ये 10⁻² के आसपास आ रही है। मतलब रेट किसका ज़्यादा है, अब V2 पॉजिटिव का वाटर एक्सचेंज रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगी। और अगर हम V2 पॉजिटिव और गैलियम 3 पॉजिटिव का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो V2 पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, बट गैलियम 2 पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। मतलब किसका रेट ज़्यादा होगा, गैलियम 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव नहीं सॉरी 3 पॉजिटिव का रेट क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का। तो ये ट्रेंड्स वैसे तो मैं आपको लिखवा दूंगी, बट अब ये चार्ट आपकी रेफरेंस बुक में दिया हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ इसकी इम्पोर्टेंस तो है ही, तो आप ये ध्यान से देख लेना। अब नेक्स्ट हम रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन 3D सीरीज़ के डाइवेलेंट मेटल आयंस में देखेंगे। ये ऐसा क्यों आ रहा है, रीज़न के साथ मैं आपको बताऊंगी, ये आपको क्रैम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो Cu2 पॉजिटिव एंड Cr2 पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो क्लास 1 में आ रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होने की वजह से इन दोनों का ज़्यादा है। अब Cu2 पॉजिटिव का क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी। मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है तो क्या होगा, मेटल एंड लीगेंड, वाटर लीगेंड जो है उनका बॉन्ड वीक हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। इसीलिए Cu2 पॉजिटिव का रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज, मतलब कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ मैं, Cu2 पॉजिटिव वाले इक्वेटेड कॉम्प्लेक्स का रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू Cr2 पॉजिटिव। अब नेक्स्ट हम ये दोनों मेटल आयंस के कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन है ये मल्टीपल फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंटली डाटा दिया गया है, थ्योरेटिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको क्रैम करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अब रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। हम ये नहीं बोल सकते कि इनर्टनेस या लिबाइलिटी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे रेट साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो रेट जो है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिला के अब ये ऑर्डर हमने देखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव एंड N2 पॉजिटिव की बात करें तो D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ पे D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। दोनों के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी तो ज़ीरो ही मिलेगी। अब इसका रेट ज़्यादा क्यों है, जिंक 2 पॉजिटिव का रेट ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू Mn2 पॉजिटिव, ये कैसे हमें पता चलेगा। देखो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी तो मेटल एंड लिगेंड का जो वाटर लिगेंड्स हैं उनके बॉन्ड वीक हो जाएंगे, तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा इसके कंपैरिजन में Mn2 पॉजिटिव के कंपैरिजन में। इसीलिए जिंक 2 पॉजिटिव का रेट ज़्यादा है वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का एज़ कम्पेयर टू Mn2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर आ रहा है 28, यहाँ पे 27, यहाँ पे 26, यहाँ पे 25, ठीक है। जैसे जैसे हम इसकी तरफ जा रहे हैं साइज़ डिक्रीज हो रहा है। अब साइज़ वाला फैक्टर भी अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे जैसे जैसे जा रहे हैं साइज़ डिक्रीज हो रहा है, मतलब रेट क्या होगा, रेट भी डिक्रीज होगा, तो इसलिए यहाँ पे रेट डिक्रीज हो रहा है। आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अब इन दोनों का सबसे कम क्यों है, V2 पॉजिटिव का सबसे कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है D3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है D8, यहाँ पे D7 होगी, यहाँ पे D6 होगी। इन दोनों का कंपेयर हमने कर लिया साइज से। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों का सबसे कम क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, इनर्ट हैं। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ रही है -2.00, ठीक है। इसीलिए इन दोनों में रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन सबसे कम होगा। अब इसमें सबसे कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है, मोर होने की वजह से मेटल एंड लीगेंड का बॉन्ड वीक हो गया है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए Ni2 पॉजिटिव में रेट ज़्यादा होगा। तो होप अब आपको याद आ जाएगा। मतलब ये ट्रेंड क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले हमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वाले कॉम्प्लेक्सेस की बात करनी है जो शो करें, उसके बाद हमने देखने हैं जहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू 0 आ रही है, और Mn2 पॉजिटिव जिंक 2 पॉजिटिव से किसकी ज़्यादा होगी रेट, जिंक 2 पॉजिटिव की होगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रही है। और एंड में हमें कौन से देखते हैं, D3 एंड D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले। क्यों D3 एंड D8 वाले, क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू -2 आ रही है, तो इसलिए रेट वहाँ पे सबसे स्लो होगा। V2 पॉजिटिव का क्यों स्लो होगा, क्योंकि ये मोर इनर्ट है, ठीक है। तो ऐसे आप रेट याद कर सकते हो। अब यही ट्रेंड हम वेरीफाई कर लेते हैं इस चार्ट से जो आपकी रेफरेंस बुक में दिया हुआ है। ये चार्ट कौन सी बुक में दिया हुआ है, मिसलर एंड टार या फिर एटकिंस, इन दोनों में से किसी एक बुक में, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कॉपर 2 पॉजिटिव के केस में सबसे ज़्यादा है, मतलब रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन इसी कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा होगा। कॉपर 2 पॉजिटिव, उसके बाद Cr2 पॉजिटिव आ रहा है, दोनों ही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करते हैं। उसके बाद इन दोनों की बात करें तो क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी जहाँ पे 0 होगी, उसके बाद आयरन 2 पॉजिटिव आएगा, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आएगा, देन निकल 2 पॉजिटिव आएगा, और V2 पॉजिटिव की वैल्यू सबसे कम है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान में रख लेना कि इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, Pd2 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम रेट फाइंड आउट कर लेते हैं वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का, कौन से कॉम्प्लेक्सेस के लिए, 3D मेटल आयन जहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो ये रेट कैसे याद रख सकते हो आप, यहाँ पे देखो ये एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम टाइटेनियम देन वेनेडियम, देन आपके पास ये 26 आ जाता है,
ठीक है। यहाँ पे अब ये वाला जो ऑर्डर है ये किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो आप? साइज के अकॉर्डिंग। साइज इंक्रीज होगा तो रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वाटर एक्सचेंज का रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये तो हमने पहले ही लिखा था, कहाँ कौन सी क्लास में आते हैं? ये क्लास 4 में आते हैं, क्लास 4 में आते हैं। तो यहाँ पे रेट सबसे स्लो होगा, यहाँ पे रेट क्या होगा? सबसे स्लो होगा। अब यहाँ पे अगर हम Cr3 पॉजिटिव और CO3 पॉजिटिव का कंपैरिजन करें रेट, तो यहाँ पे आएगी D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आएगी D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये लो स्पिन बनाएगा वाटर के साथ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो -4.00 एक्टिवेशन एनर्जी होगी, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे -2.00 क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो आइडियली क्या होना चाहिए था? अगर हम क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर ही देखते, इनर्टनेस के ऊपर ही अगर हम इनर्टनेस वाला कॉन्सेप्ट ही लगाते, तो आइडियली इसका रेट लेस होना चाहिए था। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो रेट डिसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टिल मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर हम CO3 पॉजिटिव आयन एक्वस मीडियम में लें, तो एक्वस मीडियम में ये वाला आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है। तो इससे क्या होगा? अब ये खुद रिड्यूस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और CO3 पॉजिटिव से CO2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम एक्वस CO3 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वाटर के साथ ये 3 पॉजिटिव है और ये चेंज होता रहेगा अब CO2 पॉजिटिव में। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन भी आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रही है? वाटर एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है। लेबल्ड आपके पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि साथ साथ में वाटर की एक्सचेंज भी हो रही है, साथ साथ में CO3 पॉजिटिव CO2 पॉजिटिव में भी चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन भी होगी, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन भी होगी, सॉरी। और इसकी फॉर्मेशन के बाद अब ये भी वाटर एक्सचेंज रिएक्शन कर सकता है। अब ये सब फिनोमेना एक साथ ही हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये CO2 पॉजिटिव में चेंज हो गया तो वाटर के साथ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब ये लेवाइल है, लेवाइल है तो यहाँ पे वाटर एक्सचेंज क्या होगा? फास्ट होगा। वाटर एक्सचेंज क्या होगा? यहाँ पे फास्ट होगा। इसीलिए Cr3 पॉजिटिव के केस में वाटर एक्सचेंज का रेट कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू CO3 पॉजिटिव। तो बड़े सारे फैक्टर्स देखो अब अप्लाई हो रहे हैं रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन देखने के लिए। हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि कोई कॉम्प्लेक्स इनर्ट है तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज वहाँ पे कम होगा, लेवाइल है तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज वहाँ पे ज़्यादा होगा, या फिर साइज़ कम है तो वहाँ पे रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज कम होगा। हम ये नहीं बोल सकते हैं। तो अब आपको ये ट्रेंड्स जो हैं वो ध्यान में ही रखने होंगे। कैसे याद कर सकते हो, इसके लिए रीज़न मैंने बता दिए हैं, तो ईजिली आपको याद हो जाएंगे, ये क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज। ये आपके पास कॉम्प्लेक्सेस दिए होंगे वाटर के साथ, हमें वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। अब ये तो आप इजीली कर सकते हो। कंपैरिजन देखो कौन कौन से आयंस में करना है। क्लास 1 वाले मेटल आयंस के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो वहाँ पे रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें Cr2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेट अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे
3 पॉजिटिव आयन की बात करें तो ये तो क्लास 3 में आता है, क्लास 3 में आता है, तो यहाँ पे तो रेट कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। Cr3 पॉजिटिव तो क्लास 4 में आता है, तो यहाँ पे रेट सबसे कम होगा, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो रेट। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे भी रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन ही देखना है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पे हमें साइज वाला फैक्टर अप्लाई करना है। साइज इंक्रीज होगा तो मेटल एंड लीगेंड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, तो डिसोशिएशन ईजी हो जाएगी, तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेट का ऑर्डर आप इजीली लिख सकते हो, इसमें ज़्यादा होगा। हाय ली ना कर रब से फरियाद, तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद यहाँ पे भी ऑर्डर देख सकते हो, बेर महंगे करके सरकार बड़ी रोई, तो ये रेट ऐसे ही रहेगा, साइज इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज भी इंक्रीज होगा। इसके केस में भी यहाँ पे देखो, जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद और भी 2-3 ट्रेंड्स देख लो आप। अगर V2 पॉजिटिव एंड V3 पॉजिटिव की बात करें तो इसके केस में रेट कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वहाँ पे रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज कम होगा। यहाँ पे देखो ये D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, यहाँ पे D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। यहाँ पे हम लगाएंगे क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, इसके लिए आती है -2.00 और यहाँ पे आती है पॉजिटिव वैल्यू 1.14। ठीक है, मतलब ये लेबाइल है, तो यहाँ पे रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ पे आप जल्दी से ये मत देख लेना कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पे कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा हमने देखना है, जहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, जहाँ पे क्या हो, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, वहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज मोर आता है तो वो मोर इनर्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ट्रांजिशन मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस के केस में रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पे ऐसे रहेगा रेट, क्योंकि 4D एंड 5D सीरीज वाले मेटल आयंस तो क्लास 4 में आते हैं क्योंकि इनर्ट कॉम्प्लेक्स इस तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, बट अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0 हो तो उसके केस में साइज वाला फैक्टर लगाना है। वहाँ पे हमने ये नहीं लगाना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इनर्टनेस इंक्रीज हो रही है तो रेट डिक्रीज होगा। जहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाला फैक्टर आएगा वहाँ पे हम साइज वाला फैक्टर अप्लाई करेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर 0 है तो साइज वाला फैक्टर आप लगाओगे। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी और रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज रिएक्शन इंक्रीज होगा। और यहाँ पे अब ये वाला ट्रेंड भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड V2 पॉजिटिव के केस में एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में रेट कम आएगा एज़ कम्पेयर टू V2 पॉजिटिव। और अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे साइज़ वाला फैक्टर लग जाता है, इसीलिए यहाँ पे रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो साइज़ और भी ज़्यादा हो रहा है तो रेट और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में अब V2 पॉजिटिव आता है, वो भी ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाता है। और अगर हम क्लास 2 वाले मेटल्स की बात करें तो वहाँ पे रेट सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, रेट सबसे ज़्यादा लैंथेनाइड आयंस वाले कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलेगा। ये आप चार्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में वो देख लेते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाय, ये आइसोटोपिक लेबल्ड ऑक्सीजन मतलब वाटर के साथ हमने देखना है। तो यहाँ पे देखो एक आ रहा है आपके पास Cu2 पॉजिटिव, दूसरा आ रहा है Mn2 पॉजिटिव, उसके बाद ये आपके पास आयंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो डाइवेलेंट आयंस हैं सारे 3D सीरीज़ के। तो डाइवेलेंट 3D सीरीज़ में हमने रेट कैसे याद किया था, सबसे पहले जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो शो करते हैं वो वाले आयन आएंगे, ये आ गया। उसके बाद हमने देखे थे जहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 0 आ रही थी तो ये आ जाएगा। सबसे कम किसका आ रहा था, D3 एंड D8 का आ रहा था, तो ये D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका सबसे कम आ जाएगा। एंड यहाँ पे ये आयरन का ये आपके पास ऑर्डर आ गया। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट है,
फर्स्ट का सबसे ज़्यादा यहाँ पे है और यहाँ पे है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बताना है, ये दो सेट दिए हुए हैं, हमें बताना है स्लोएस्ट लिगेंड एक्सचेंज कहाँ पे होगा, सेट ए में और सेट बी में। तो स्लोएस्ट यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल आयन तो है नहीं, तो यहाँ पे हम चार्ज वाला फैक्टर देखेंगे और साइज वाला फैक्टर देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज +3 आएगा, यहाँ पे +5 आएगा, यहाँ पे +6 आएगा और यहाँ पे +4 आएगा। तो चार्ज जहाँ पे सबसे ज़्यादा है पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे रेट सबसे कम होगा, तो इसका रेट सबसे कम होगा। सेकेंड में देखो, अब यहाँ पे चार्ज वाला फैक्टर तो नहीं लगेगा, सभी में चार्ज सेम ही है, तो हमें साइज़ वाला फैक्टर लगाना है। जहाँ पे साइज़ सबसे कम होगा वहाँ पे रेट सबसे कम होगा, ठीक है। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज होता जाएगा, मेटल और लिगेंड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका सबसे कम लिगेंड एक्सचेंज रेट होगा। तो अब देखो ये दोनों कहाँ पे हैं, ये सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी हमें वाटर एक्सचेंज रिएक्शन का रेट ही फाइंड आउट करना है, ये अब आपके पास दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो शो कर रहा है, डाइवेलेंट आयंस पहले आएंगे, ट्राइवेलेंट आयंस तो बाद में आएंगे, और ये तो सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि क्लास 4 में जाता है ये Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हम क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो ये N2 पॉजिटिव आएगा, और उसके बाद आपके पास आ गया ये V2 पॉजिटिव। तो ये अब देख लो कहाँ पे है ऑर्डर, Cr3 पॉजिटिव का सबसे कम होगा, ऐसे आपने गलती नहीं करनी है। Cu2 पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये हमने वाटर एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।